नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। एक ऐसा शासक जिसने भारतवर्ष को अखंडता प्रदान की। अखंड भारत का राष्ट्र निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ये आप लोग तो जानते ही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य भारतवर्ष को एक किए। जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पीरियड था वह 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य और भी ज़्यादा लंबा शासन कर सकते थे, लेकिन 298 ईसा पूर्व में वो जैन परंपरा को ग्रहण कर लेते हैं और राजपाट का त्याग कर अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप देते हैं। आप लोग तो जानते हैं, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो विष्णु पुराण के जो टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी के अनुसार देखा जाए तो उनके पिता का नाम नंदराज और उनकी माता का नाम मुरा था। तो नंदराज और मुरा के संतान थे, ऐसा विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी मानते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। जो विष्णु पुराण के टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी जी का मानना है कि इनके पिता का नाम नंदराज और उनकी माता जी का नाम मुरा था। फिर साथ में विष्णु पुराण के टीकाकार तो है ही है। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी के अनुसार इनके पिता का नाम क्या है? नंदराज था और माता का नाम मुरा था। साथ में आप लोग देखने वाली ये बात है, ये तो साहित्यिक ग्रंथ हैं। साथ में जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस में आप लोग सोच सकते हैं, इसमें मुद्रा राक्षस में भी मौर्य साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। विशाखा दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, आप लोग तो इसको जानते ही हैं। साथ में और भी जो ग्रंथ हैं, अगर हम बात करें ग्रंथों के बारे में तो इन ग्रंथों में मुद्रा राक्षस में जिक्र तो मिलता है। साथ में कथा सरित्र सागर और बृहत कथा मंजरी में भी चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। कथा सरित्र सागर और बृहत कथा मंजरी में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। साथ में ये भी जरूरी है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अगर हम बौद्ध और जैन साक्ष्यों को देखें, अगर हम बौद्ध और जैन साक्ष्यों को देखते हैं तो उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो देखा जाए तो महापरिनिब्बाण सूत्र और दीर्घनिकाय दिव्यावादन में भी चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही आप लोग ये भी जानते हैं कि महावंश ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। इसके बाद देखा जाए तो महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार मौर्य और पिपली वन, जो आज का नेपाल का तराई क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मध्य के क्षत्रिय शासक थे, ऐसा महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। नेपाल और गोरखपुर का जो इलाका है अपने यूपी का बाढ़ है, यहाँ पे मौर्यों का शासनकाल था और वहाँ को क्षत्रिय थे, ऐसा महापरिनिर्वाण सूत्र में जिक्र मिलता है। साथ में देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इसके बाद अगर हम बात करें तो सिंगली महावंश के अनुसार वो भी क्षत्रिय थे, यानी खती। सिंगली महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को खती का उल्लेख मिलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। फिर इसके बाद हम जिक्र करते हैं तो महाबोधि वंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। जो महाबोधि वंश है, महाबोधि वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है, आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। महाबोधि वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। साथ में अशोक के अभिलेखों में अगर हम बात करें तो लौर्य नंदनगढ़ के स्तंभ लेख में मौर्य यानी मौर्य का उल्लेख होता है। मयूर की आकृति का उत्कीर्ण है, इसके हिसाब से इतिहास में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रकाश पड़ता है। और इसके बाद हम चर्चा करें आगे तो जो विदेशी साक्ष्य है, विदेशी साक्ष्यों में अगर हम बात करें जो सेंड्रोकोट्स है, सेंड्रोकोट्स को एरियन स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त का मौर्य का नाम दिया है अपने यूनानी भाषा में। तो एरियन स्ट्रैबो ने सेंड्रोकोट्स कहा है और एंड्रोकोट्स को एरियन और प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। तो इसमें एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है। तो आप लोग ये तो नोट कर ही लिए हैं। इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, जो प्रारंभिक इतिहास है, प्रारंभिक इतिहास की अगर हम बात करें, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन यापन था एक साधारण परिवार में माना जाता है। इसके पीछे कई कहानियां हैं।
तो ये सब आप लोग तो जानते हैं, लेकिन जो फैक्ट के रूप में अगर हम बात करें, जो राजकीय खेल में चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात किससे हुई थी? चड़ाक से हुई थी। और सोच सकते हैं चड़ाक की मुलाकात या फिर चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। उसके बाद जिक्र मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चड़ाक ने खरीद लिया था एक शिकारी के हाथ, ऐसा उल्लेख मिलता है। और यह साक्ष्य अगर हम बात करें तो पप्पू सिंह प्रजापति की प्राचीन भारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास था, चंद्रगुप्त मौर्य को चड़ाक ने बचपन में खरीद लिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और वो अपने साथ तक्षशिला ले जाते हैं और उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं और एक गुरु की तरह उन्हें ज्ञानार्जन करवाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य फिर भारतवर्ष के सम्राट बनते हैं। उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत ज़्यादा साक्ष्य भी हमें प्राप्त भी होते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखा जाए तो शिकारी के हाथ जो चड़ाक थे 1000 करसापड़ सिक्के में खरीद लिए थे चड़ाक। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले जाते हैं चड़ाक जी, हमारे कौटिल्य जिसको आप लोग तो जानते हैं हमारे, और वो उन्हें विद्यार्जन करवाते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो चड़ाक थे, चड़ाक को घनानंद से बदला लेना था, नंद वंश के शासक थे, उनसे बदला लेना था क्योंकि उनका अपमान किया था। और उस समय जरूरी भी था क्योंकि भारतवर्ष अगर चंद्रगुप्त मौर्य ना होते तो भारतवर्ष और भी टुकड़ों में विभाजित हो जाता। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य और चड़ाक की एक ऐसी योजना थी कि कैसे करके नंद वंश को समाप्त करना है। अराजकता फैला हुआ था पूरे शासनकाल में। तो उस दौरान जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त और मौर्य और चड़ाक ने मिलकर मगध पर आक्रमण कर देते हैं डायरेक्टली। पहली बार जब चंद्रगुप्त मौर्य और चड़ाक आक्रमण करते हैं तो उस वक्त दोनों की सेना को पराजित होनी पड़ती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य को हार का सामना करना पड़ता है और चड़ाक की नीति फेल हो जाती है। उस समय चड़ाक की जो नीति होती है, जो पॉलिसी होती है, वह फेल हो जाती है। फिर जाके आप लोग तो जानते हैं, अगर हम बात करें तो ऐसा जिक्र मिलता है कि एक फिर उस रात एक घर जाते हैं जहाँ एक माँ अपने बेटे को रोटी खिला रही होती है, रोटी बना रही होती है। तो वो लड़का जो होता है रोटी खाता है, तो बीच के भाग से वह रोटी तोड़ता है और वह जल जाता है। उसकी माँ भी बोलती तू भी यही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य और चड़ाक ने किया है, क्योंकि हमें रोटी किनारे के भाग से तोड़कर खाने चाहिए। तो इससे चंद्रगुप्त मौर्य और चड़ाक समझ गए, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और चड़ाक इसको समझ गए। और यह महाबोधि वंश में इसका वर्णन मिलता है। जो मैंने आपको कहानी बताई है यह महाबोधि वंश में जिक्र मिलता है और यह प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण में भी इसका उल्लेख किया गया है राइटर के द्वारा, पप्पू सिंह प्रजापति जी के द्वारा। तो महाबोधि वंश में ये जिक्र मिलता है। तो इन्हें सीख मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य को उससे सीख मिलती है एक लड़के से, और वो दोबारा सोचते हैं क्यों ना अब हम भारतवर्ष को, जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य के किनारे के जितने राज्य हैं उनको हमें विजय करनी चाहिए, उनको जीतना चाहिए, क्योंकि जो सिंध और पंजाब के राज्य थे वहाँ पे विदेशियों ने कब्जा कर रखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चड़ाक के जो होते हैं एक पॉलिसी बनाते हैं। उस पॉलिसी के तहत उन्हें किनारे के भाग से जीतना था और इसके बाद डायरेक्ट वो मगध पर आक्रमण कर लेते, क्योंकि जब वो छोटे छोटे राज्यों को जीतते तो उनके पास उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती और फिर जाके उनके पास सेना का निर्माण भी होता। तो ये था फंडामेंटल एक। फिर जाके उन्होंने क्या किया, जो पंजाब और सिंध का इलाका था वहाँ के लोग जो है विदेशियों से घिरे हुए थे, विदेशियों के दास थे, उनको छुड़ाया गया। साथ में जो आप लोग देखा जाए तो महावंश में वर्णित है कि देखा जाए, एक हम सोच सकते हैं जो चड़ाक है, चड़ाक वन की ओर प्रस्थान करता है और एक गुप्त विद्या के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य एक करसापड़ का 8 करसापड़ बनाता है और इस प्रकार जो चड़ाक होता है 80 करोड़ करसापड़ इकट्ठा कर लेता है। ऐसा महावंश में वर्णन मिलता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। फिर अपनी सेना को वो आगे बढ़ाते हैं, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। फिर जाके चंद्रगुप्त मौर्य और जो चड़ाक हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और पंजाब और सिंध विजय को वह जीत लेते हैं। फिर जाके उन्होंने दोबारा मगध पर आक्रमण करते हैं
और इस बार मगध का जो शासक होता है वह पराजित हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से और चाणक्य की सेना से। और फिर जैसे ही पराजित होता है फिर उतने समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जब तक तुम्हारी राज्य का देखा जब पराजय न कर लूँगा, बदला न ले लूँगा, तब तक मैं अपना शिखर नहीं बांधूंगा। फिर उस दिन से चंद्रगुप्त मौर्य के चलते चाणक्य प्रतिज्ञा पूरी होती है और जो वचन दिए थे उसे पूरा करते हैं चाणक्य जी हमारे। फिर जाके ऐतिहासिकता आप लोग तो जानते हैं, यह चंद्रगुप्त मौर्य भारतवर्ष के सम्राट बन जाते हैं और वो धीरे धीरे करके पूरे भारत को जोड़ते हैं। जो हमारा देश कई भागों में विभाजित था उसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की नीतियों ने पूरे भारत को एक अखंडता प्राप्त कर दी, अखंडता आ गई हमारे देश में। आप लोग सोच सकते हैं, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे भारत देश में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महानतम सम्राट हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे और पहले ऐतिहासिक सम्राट भी हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। तो ये चीज़ें आप लोग तो जानते ही हैं। फिर जाके क्या हुआ कि जो सेल्यूकस है, सिकंदर की मृत्यु हो गई। यूनानियों को लगा कि हम भारत में अब कब्जा करेंगे, भारत को अब हम जीत लेंगे। उन्हें क्या पता कि नंद वंश जैसे कमज़ोर शासक तो हो नहीं सकते। जो नंद थे, नंद वंश ही कमज़ोर शासक, उनको लगा कि हम भारत को जीत लेंगे। उनको क्या पता चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे विराजमान हो गया। सोच सकते हैं, एक अखंडता प्रदान करने वाला शासक, उससे पंगा लेने आ रहे थे सेल्यूकस जी। सेल्यूकस आए, बोले कि हम कंधार जीत लेंगे, पूरा कंधार जीत लेंगे, काबुल जीत लेंगे, सब कुछ हम कर लेंगे। फिर जाके सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में हरा देता है। फिर सेल्यूकस से हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी अराकोसिया यानी कंधार, पेरोपनेसिया अगर हम पेरोपनिसडा यानी काबुल और एरिया यानी हेरात, और इन चीज़ों को सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। और अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं कौन? सेल्यूकस। और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था। ये जो आजकल जो हो रहे हैं ना अंतर्राष्ट्रीय विवाह, ये कुछ भी नहीं थे चंद्रगुप्त मौर्य के सामने। एक ऐसा शासक जिसका पहली बार इंटरनेशनल मैरिज हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का और हेलेना का, और वह सेल्यूकस की पुत्री थी। और जो सेल्यूकस था वह सिकंदर का सेनापति था। तो आप लोग सोच सकते हैं कितने ज़्यादा हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की दूरदर्शिता रही होगी। तो जिसके चलते चंद्रगुप्त मौर्य ने भी गिफ्ट उपहार दिए, क्योंकि अब तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर बन चुके थे सेल्यूकस। तो सेल्यूकस को 500 हाथी दिए हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी कि जाओ ससुर तुम भी खुश हो जाओ, अपनी ज़िंदगी जी लो। तो ऐसे करके जो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। फिर जाके क्या होता है, भारतीय इतिहास में हमारे चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत का विजय भी किया, पश्चिम भारत को भी जोड़ा। हर एक क्षेत्रों को जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वह दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया और दक्षिण भारत पर भी विजय किए। और जिसका उल्लेख अगर हम बात का अशोक के अभिलेखों में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आप लोग तो जानते हैं, महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को संपूर्ण जम्मू द्वीप का शासक बना दिया। पूरे जम्मू द्वीप भारतवर्ष का शासक बना दिया चाणक्य ने। फिर इसका उल्लेख अगर हम बात करें तो और भी ज़्यादा जो अभिलेख साक्ष्य हैं उसमें देखा जाए तो सौगौरा का अभिलेख, जो गोरखपुर का उत्तर प्रदेश में भी इस चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख है, इसमें प्राकृत भाषा में यह इसका उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार मानवस्थी नामक आदेश भी कहा गया है। फिर जाके धीरे धीरे इसी में अकाल का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो अकाल होता है इसका उल्लेख मिलता है। फिर महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश में है, बांग्लादेश को आप लोग तो जानते ही हैं, बांगुड़ा में इसमें अभिलेख हैं, इसमें ब्राह्मी लिपि में है। फिर जाके क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं क्योंकि हम अभी संसाधन विहीन हैं, हमारे पास भी कुछ व्यवस्था होगी तो हम आपको और भी ज़्यादा आगे भविष्य में बताएंगे। और आप लोग तो जानते ही हैं आजकल एक से एक AI का ज़माना है, सब कुछ आपके हाथों में है। तो जो संलेखना विधि थी, संलेखना विधि में जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन के अनुसार
परवन के अनुसार जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। इस कहा जाता है चंद्रगुप्त के शासनकाल में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। सोच सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 साल का अकाल पड़ा था। जिसके काल में 12 साल का अकाल पड़ा हो वह शासक क्या क्या नहीं कर सकता। बेचारे के पास कितनी भारत उस समय समृद्ध था तो कोई असर नहीं पड़ सकता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल से निपटने की बहुत कोशिश की थी। इसका उल्लेख सौगौरा में भी मिलता है। फिर इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका राज सिंहासन का त्याग कर दिया और भद्रबाहु के 12 समर्थकों के साथ वह श्रवणबेलगोला चले गए और उन्होंने संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। भारतवर्ष का एक ऐसा सम्राट जिसने हमारे देश में अखंडता प्रदान की, हमारे देश को एक किया, ऐसे महान सम्राट को सत सत नमन। आप लोग तो जानते हैं उनका जो ऋण है भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वह पहले भारत जो कि अखंडता प्रदान की। नहीं हम कब यूनानियों के हाथों, कब उस समय इतने ज़्यादा हमारे देश में हमले किए जा रहे थे, इससे एकता प्रदान की। अगर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य न होते तो हमारा देश, आप लोग तो जानते हैं उस समय कोई और संस्कृति में हम लोग होते। तो हमारी संस्कृति जो अभी मजबूत है, जो सेव है, वह चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की देन है। इन जैसे महानतम लोगों की देन की वजह से हमारी संस्कृति हुई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि का उल्लेख बृहत कथा कोश भद्रबाहु चरित्र में इसका उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग तो जान ही चुके हैं, समझ भी चुके हैं और आप लोग जानते हैं। सॉरी, ऐसी बात नहीं है, अभी तो हम सीख रहे हैं और साथ में एक कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर और अच्छे कमेंट करिएगा भाई, है ना, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं अभी हम संसाधन विहीन ही हैं। तो इस उद्देश्य से चंद्रगुप्त मौर्य का शॉर्टकट आपको तो पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता यानी देखा जाए विष्णु पुराण के जो श्रीधर स्वामी टीकाकार हैं, श्रीधर स्वामी जी के अकॉर्डिंग, श्रीधर स्वामी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। श्रीधर स्वामी के अनुसार इनके पिता का नाम था, पिताजी इनके नाम था नंदराज। माता जी का नाम था मुरा, ठीक। और इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार जी के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर इनके पोते थे अशोक सुसीम, उनकी पत्नी तो आप तो जानते हैं दुर्धरा और हेलना, इनकी पत्नियां थीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हमें पढ़नी चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियाँ। एक से एक देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र आप विकिपीडिया में देख सकते हैं या फिर और भी पुस्तकें हैं उन पे आप लोग देख सकते हैं। पहली बात तो हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, अगर हम, क्योंकि आज के परिवेश में जो बच्चों के सामने जो चुनौतियाँ होती हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम निकालने की सबके सामने चुनौतियाँ होती हैं, हम हो चाहे कोई हो चाहे आप हों, तो हम ये सब पुस्तक तो पढ़ नहीं सकते। महाबोधि वंश हो गया, बृहत कथा कोश हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, अगर हम इसको पढ़ने बैठ जाएं, ठीक, अगर हम इसको पढ़ने बैठ जाएं तो हमारा ये सिलेबस कब कंप्लीट होगा, ये हमें कब निकल जाएगा, तो हमें यही पता नहीं होगा। तो हम इसको भी पढ़ेंगे, मुद्रा राक्षस को भी पढ़ेंगे, बृहत कथा कोश को भी पढ़ेंगे, श्रीधर स्वामी की जो टीकाकार हैं विष्णु पुराण उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ हम अचीव कर लें। जब हमारे पास खाली समय हो तो पढ़ने दो, आने दो पुस्तक, आओ भाई आप भी आ जाओ, सबको पढ़ते जाएंगे एक साइड से, एक कहानी के हिसाब से बढ़िया। जब टाइम मिलेगा तो आप लोग पढ़ते जाना, नॉलेज मिलेगा उससे। तो अभी लेकिन हमें अपने जो कंपटीशन एग्जाम की जो लेवल है उस पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आज के जो पुस्तक है प्राचीन भारत में, पप्पू सिंह प्रजापति की प्राचीन भारत हो गया, उपिंदर सिंह जो मैम हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी जो प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है,
के श्रीवास्तव हैं, सौरभ चौबे हैं, ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी पुस्तक होती हैं कंपटीशन के लिए। तो हम इनका चयन कर सकते हैं अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और फिर इस समय जो फैक्ट है, तो फैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा था, सोचा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिया जाए थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है कुछ देख सुन के। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे प्यास लग रही है तो मैं जा रहा हूँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। 2025 में अब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर योर सेल्फ। 4 दीजिए, 3 महीने बचा हुआ है। धन्यवाद।